नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सऊदी अरब से बात करें। हज कोटे में 80% तखफीफ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से भी फारूक अब्दुल्ला ने भी ज़ाहिर की तशवीश। वज़ारत अक़लियती उमूर ने कहा कोशिश की जाएगी। ज़मीन की खरीदी मामले में ईडी ने प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ पूछताछ की। जानबूझकर हिरासा किया जा रहा है, वड्रा का रद्द-ए-अमल। मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान लाने की तैयारी है। हवालगी मामले पर सीबीआई और ईडी की मीटिंग। खुसूसी टीम जाएगी बेल्जियम। जम्मू कश्मीर के सरनकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। ऑपरेशन जारी। जान से मारने की धमकी के पैगाम के बाद सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर सख्त चौकसी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। हर साल हिंदुस्तान से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हज के लिए सऊदी अरब जाती है, लेकिन गुज़िश्ता साल हज के दौरान हुजूम और हीट वेव की वजह से हुज्जाज कराम की एक बड़ी तादाद की मौत वाक़ हुई थी। रवां साल इस तरह की परेशानी से बचने के लिए सऊदी हुकूमत ने हुजूम को कंट्रोल करने के मकसद से हिंदुस्तान के प्राइवेट हज कोटे में 80% तखफीफ कर दी है। बड़े पैमाने पर हज कोटे की तखफीफ पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से फौरी तौर पर सऊदी अरब की हुकूमत से बात करने की अपील की। इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सऊदी हुकूमत की तरफ से 80% तखफीफ के अचानक फ़ैसले ने टूर ऑपरेटर्स को परेशान कर दिया है। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से गुजारिश की है कि इस मसले को फौरी तौर पर सऊदी हुकूमत के सामने उठाया जाए और इसका कोई हल निकाला जाए, वरना हज़ारों लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब वज़ारत उमूर अक़लियती ने कहा कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को मुखर्रर कोटे की बहाली के लिए सऊदी हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है। ताहम हुक्काम का कहना है कि मौसम गर्मा के पेश नज़र आज़मीन के हज कोटे को महफूज बनाने के लिए सऊदी हुकूमत संजीदा है और सऊदी हुकूमत का कहना है कि मीना के मैदान में खैमों की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, इसलिए खानगी टूर ऑपरेटर्स के वीज़े रद्द कर दिए गए हैं। ताहम हुकूमत हिंद का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि कुछ तो वीज़े बहाल हों। फारूक अब्दुल्ला ने दो टोक अंदाज में कहा कि हम वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर वक्फ के नए तरमीम शुदा कानून को वापस ले। फारूक अब्दुल्ला ने हज कोटे में तखफीफ के फ़ैसले पर भी तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि हुकूमत को इस मामले में फ़ौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए। अब जो ये ऑर्डर आया है, मैं पहले तो हुकूमत हिंदुस्तान वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करे, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त हैं सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, उनसे बात करें और कहे कि साहब हमारे साथ इंसाफ करिए और जो कोटा हमारे है उसको कम मत करें। अगर आप बढ़ा नहीं सकते कम मत करिए और कोशिश करें कि इनको इजाज़त दी जाए कि हमारे लोग जो है ये फरीज़ा पूरा कर सकें। अब चूँकि इसमें लॉस हो रहा है, यहाँ से अगर देखेंगे एक रोज़गार का मसला भी, इसमें हज़ारों की तादाद में टूर ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने पैसे ले लिए हैं और इसी % उनकी कटौती होगी। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, इसी तरह गुजारिश कर रहा हूँ वज़ीर आज़म से, क्योंकि वज़ीर आज़म अच्छी दोस्ती रखते हैं उनसे, कि इसका रोज़गार का सवाल भी है, हमारे लोगों का सब कुछ मिला हुआ है, मगर सबसे बड़ी चीज़ है फरीज़ा है जो लोग पूरा करना चाहते हैं। एज ए जम्मू कश्मीर आप एक पुरानी सियासतदान, इसमें आपको लगता है कुछ पहल हो सकती है हमारे यहाँ से एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी हमें लीड लेनी चाहिए? हाँ ज़रूर कहेंगे। मैं उमर से भी कहूँगा कि अपनी तरफ से वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखे जिसमें ये बयान करे उसको कि हमारे पर रहम करे और जो हिंदुस्तान के 52,000 को ये फरीज़ा पूरा करने की इजाज़त नहीं दी गई, इसके ऊपर कुछ पहल करें। अभी वक्त है, हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक जो लोगों में इस वक्त चिमे गोइयाँ चल रही है या अपोजिशन इस बात को चल रही है, जो जम्मू में तकरीबन लंबी असम्बली का सेशन चला है, उसमें कहते हैं जो कुछ मेन मुद्दे हैं वो वक्फ बिल के नज़र हो गए, उन पर कोई बात नहीं होगी और वक्फ बिल पर जो एक बहाना बना है उस पर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जासा दिया गया है। जबकि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं ये गलत बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया कि साहब ये हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते, क्योंकि
अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद आगे सेशन आएगा, उसमें भी बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। मगर जितना भी हो सका इस असेंबली में पास किया गया, नहीं कह सकते नहीं किया गया। इस असेंबली में वो फैसले किए हैं जो आज तक हो नहीं सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रॉबर्ट वड्रा को हरियाणा जमीन घपले के केस में तफ्तीश के लिए समन जारी किया है। उन पर इल्जाम है कि इन्होंने शिकवापुर गांव में जमीन हासिल करने के लिए काले धन का इस्तेमाल किया, जिसकी पादाश में उन्हें समन जारी होने के फौरी बाद रॉबर्ट वड्रा ने अपने साथियों के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक मार्च किया और कहा कि हुकूमत उन्हें हिरासा करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि जब भी मैं आवाम की बात करता हूं तो हुकूमत मेरी आवाज़ दबाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करती है। मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मिस्टर रॉबर्ट वड्रा ने कहा कि इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अभी तक मुझे 20 साल में 15 बार बुलाया गया है और हर बार 10 घंटे पूछताछ की गई। 56 साल ताजिर ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ एजेंसियों को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हम पीछे चल रहे हैं, प्लीज। और बीजेपी करवा रही है पॉलिटिकल डिसीजन। आज काफी संख्या में लोग आए हैं आपके साथ में। आज हमेशा लोग जुड़ेंगे यार, जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ, तो जुड़े हैं। तो आज एक राजनेता आपको फिर से समन किया गया है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किस मामले में बुलाया है? वही पुराने केस है, जिससे बेटे जब भी उनको लगता है कि डाइग्रेस करना है मेन इश्यू से या जो भी है, तब मेरे को बुलाया जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। सर, आज आप पैदल ही चलते हुए आए हैं। ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया और मैं ठीक हूं, मैं सहमत हूं। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन। या जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में वक्फ कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस दौरान वक्फ के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ दिए गए मोदी के बयान पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन के रद्दमल का सिलसिला जारी है। यूपी से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान इमरान मसूद ने वक्फ जायदादों के हवाले से बीजेपी की हुकूमत के रवैये की कड़ी मजम्मत की, जबकि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो मगरबी बंगाल में वक्फ कानून को नाफिज नहीं करेंगी। पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। आपने सजा के प्रावधान को हटा दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, जिससे वो लोग जो कब्जा धारक लोग हैं वो एडवर्स पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। आपकी 10 साल की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड लगातार घटा दिया क्योंकि उसके पीछे मुस्लिम लगा हुआ है। आपकी 10 साल की सरकार ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को खत्म करने का काम कर दिया। आपकी 12 साल की सरकार, 11 साल की सरकार ने जो मदरसे हैं उनको लगातार बंद करने का काम कर दिया। तो आप कर कुछ रहे हो, बता कुछ रहे हो। आप ये बताइए कि पसमंदा मुसलमान की आप बात करें तो पसमंदा मुसलमान के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बंद की? क्या आप दोबारा शुरू करेंगे, देने का काम करेंगे? आपने वक्फ कानून बना दिया सिर्फ जमीन हड़पने के लिए। आपने ये नहीं बताने का काम करोगे कि इससे आप किस तरह फायदा पहुंचाओगे। भाई सरकारें आपकी हैं, वक्फ बोर्ड हमेशा सरकार के अधीन रहा। वक्फ बोर्ड कोई ऐसा तो है नहीं, आपने तो ऐसा शो कर दिया कि वक्फ बोर्ड आपसे भी ऊपर था कि प्रधानमंत्री जी कहें कि ये तो अब प्रगति मैदान के ऊपर भी कब्जा, भारत मंडपम पे भी कब्जा। वक्फ तरमीमी कानून पर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयान पर बात करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि क्या हिंदुस्तान के आईनी निज़ाम के तहत ममता बनर्जी इजाज़त देंगी कि एक ज़िला पंचायत मगरबी बंगाल असम्बली के कानून की पैरवी नहीं करती है, फिर एक रियासत कैसे मरकज़ी हुकूमत के कानून पर अमल नहीं कर सकती। इन्होंने ममता बनर्जी के साथ साथ कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। पिछले दिनों में इंडी गठबंधन की सरकारों और नेताओं के द्वारा की जा रही है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यदि कर्नाटक के मंत्री ये कहते हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, यदि बंगाल में इस प्रकार की बात उठ रही है, और झारखंड के एक मंत्री तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने कहा कि उनके लिए संविधान से ऊपर शरिया है, तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखें
खोल दी है उन्होंने कि ऐसे लोगों के हाथ में रहने पर सरकार यदि रहती है तो भारत का संविधान खतरे में है। क्योंकि बहुत स्पष्ट हम ये कहना चाहते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों स्तर की सरकारों का शक्तियों का निर्धारण है। कोई भी जिला पंचायत राज्य विधानसभा से पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती, कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि वो संविधान को जेब में रखते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संविधान को दिल में रखते हैं। तो ये मुकाबला संविधान को अपनी जेब में रखने वाले लोग और संविधान को अपने हृदय में रखने वाले लोगों के बीच में है। और आज यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो बाबा साहब के संविधान का तो अपमान कर रहे हैं और अपनी सरकार के द्वारा पारित वह संविधान संशोधन जो कांग्रेस सरकार ने पारित किए थे 73वें और 74वें, जिसको उन्होंने क्रांतिकारी कहा था, उसको वो ध्वस्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यदि झारखंड के मंत्री ये कहते हैं कि उनकी नजर में शरिया संविधान से ऊपर है, तो हम तो बहुत साफ कहना चाहते हैं कि आज बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए का यह संकल्प है कि हमारे लिए संविधान का सम्मान सबसे ऊपर है। अब मैं इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से साफ पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में बाबा साहब का संविधान ऊपर है या शरिया का निशान ऊपर है? दूसरी जानिब मगरबी बंगाल में वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। सियालदा में गुज़िश्ता रोज़ भी ज़बरदस्त रैली निकाली गई, तब इस रैली में कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद के हादसे के पस मंज़र में यहाँ पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली थी। मुर्शिदाबाद में अब अमन अमान है, जबकि पुलिस की चौकसी भी जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से यहाँ किसी किस्म के तशद्दुद की इत्तला नहीं है। मुकामी लोगों का कहना है कि मुर्शिदाबाद में लोग मिलजुल कर रहते हैं और यह आपसी भाईचारा लोगों का कहना है कि जलाने, मारने और तशद्दुद का जो भी काम किया गया इसका मुकामी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब एहतजाज के लिए बाहर से आए लोगों की कारस्तानी है। प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, और नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है दुकान का। हमारा क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी शांति चाहते हैं और जो दुकान है कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है होगा मर जाएगा सर। अभी लुधियाना का माहौल कैसा है? अभी तो ये सब है सर, तो अच्छा है, अभी कोई दिक्कत देखने नहीं मिलता है। अगर बीएसएफ अगर चल जाएगा तो फिर क्या होगा कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ एक कैंप चाहते हैं बीएसएफ का, कि एक बीएसएफ कैंप होने से हम लोग का सुरक्षा मिलेगा। पुलिस आई थी उस समय जब? नहीं सर, हम लोग 3-3 घंटा 4 घंटा फोन किया है, लेकिन एक भी पुलिस यहाँ नहीं आया है। फोन थाने में किए थे? हाँ, फोन 3 घंटा फोन किया है सर, लेकिन पुलिस कोई भी प्रशासन नहीं आया यहाँ। बीएसएफ आया, उसके बाद हम लोग घर से निकल पाए। आपका नाम? हमारा नाम अधीर रविदास है। उस दिन क्या हुआ था आपका, क्या क्या छूटा? उस दिन तो जो यहाँ पर जो हुआ गंडगोल झमेला हुआ था, उधर हम लोग नहीं आए थे ना। हम लोग तो हम लोग रहते हैं थाना के पीछे, वहाँ में मेरा हाउस है। आपका चैम्बर भी तुरपुर? आज यहाँ चैम्बर है, 2 चैम्बर है डॉक्टर का। ये मेरा मेडिसिन सप्लाई बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है हमारा। हम लोग तो देखने नहीं आया, हम तो टीवी में देखता है यार, ये देखता है यही चलता है। फोन किया है ना किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज मंगल को मगरबी बंगाल में गैरकानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी तारकीन वतन के खिलाफ कोलकाता, शुमाली 24 परगना और नादिया अजला में कम से कम 8 से 9 मुकामात पर तलाशी मुहिम शुरू की और छापे मारे। ईडी काम ने मुसल्लह मरकजी फोर्सेस की मदद से एजेंटों से मतलूबा हिंदुस्तानी दस्तावेज़ात हासिल करने के बाद रियासत में आबाद बांग्लादेशी दरअंदाजों के बारे में मखसूस मालूमात हासिल की
और टीमें तश्कील देकर इन जगहों पर छापे मारने शुरू कर दिए। तकरीबन 80-90 अफसरान ने शुमाली 24 परगना में बराती, नादिया में बांग्लादेश की सरहद के करीब, गीदे और जुनूब में कोलकाता के बेक बागान इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी। ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेशी कौमी शिनाख्ती कार्ड और हवाले से मुतालिक लिंक्स जैसे कुछ मुजरिमाना दस्तावेजात भी कब्जे में लिए गए। मफरूर हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान लाने की तैयारी है। इसके लिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम बेल्जियम जा सकती है। बताया जाता है कि दोनों एजेंसियों से 2 से 3 अफसरों को बेल्जियम रवाना करने की बात हो रही है। ये अफसर हवालगी अमल के लिए दस्तावेज तैयार करेंगे और इस सिलसिले में वहाँ की हुकूमत से बातचीत करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने इत्तला दी कि मेहुल चौकसी को गिरफ्तारी के बाद CBI और ED की मीटिंग हुई है। मीटिंग में एजेंसियों के आला अफसरों ने पूरे मामले पर तबादला ख्याल किया है। दोनों ही एजेंसियों की एक मुश्तरका टीम जल्दी अपने कानूनी सलाहकार के साथ बेल्जियम रवाना होगी। फौज का कहना है कि जम्मू कश्मीर के ज़िले पुंछ के सरंगकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान पीर की शाम गोलियों का तबादला होने के बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि मुहासरे को मज़ीद सख्त करने के लिए फ़ौज की मज़ीद नफरी को तैनात किया गया है। फ़ौज की वाइट नाइट कोर ने मंगल की सुबह एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, सरंगकोट के लिसानी इलाके में गुज़िश्ता शाम पुलिस के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। इन्होंने कहा कि इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है और दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह है कि कश्तवाड़ के छात्रों जंगल इलाके में 12 अप्रैल को ऑपरेशन के दौरान 3 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया था, जबकि जम्मू के संदरबनी इलाके में एक इंसदाद दरअंदाजी ऑपरेशन के दौरान एक जोशी जावा हुआ था। सलमान खान को गाड़ी धमाके से उड़ाने और सलमान खान को जान से मारने की नई धमकी के बाद पुलिस ने मुंबई में इनकी रिहाइशगाह के बाहर सख्त चौकसी इख्तियार कर ली, जबकि इनकी रिहाइशगाह गैलेक्सी के बाहर पुलिस के ज़ायद दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरी एहतियात की जा रही है और व्हाट्सएप के जरिए मिलने वाली धमकी भरे बयानात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में किसी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। सऊदी अरब से बात करें, हज कोटे में 80% तखफीफ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से भी फारूक अब्दुल्ला ने भी जाहिर की तशवीश। वज़ारत अखिलती उमूर ने कहा, कोशिश की जाएगी। जमीन की खरीदी मामले में ईडी ने प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ पूछताछ की। जानबूझकर हिरासा किया जा रहा है, वड्रा का रद्द-ए-अमल। मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान लाने की तैयारी है। हवालगी मामले पर CBI और ED की मीटिंग, खुसूसी टीम जाएगी बेल्जियम। जम्मू कश्मीर के सरनकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान फायरिंग का तबादला, ऑपरेशन जारी। जान से मारने की धमकी के पैगाम के बाद सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर सख्त चौकसी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।